अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जाग न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अबू ज़र। नाज़रीन, जिस तरह के पूरे मुल्क में कोरोना की वजह से लोगों में खौफ और एक दहशत का आलम है और बहुत ज़्यादा कुछ लोग इस तरह भी कह रहे हैं कि एक पैनिक क्रिएट किया जा रहा है और हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अल्लाह ही जानता है या स्टेट जानती है या जो माहिरीन है इस बारे में अच्छे तरीके से वो बता सकेंगे कि आया कि वाकई कोरोना का जो पैनिक ही क्रिएट किया जा रहा है या कि कोरोना की इसमें रियलिटी भी मौजूद है। कोरोना इस टाइम दिन ब दिन जिस तरह कि आज भी तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 14,000 के लगभग जो है वो कोरोना के जो है उससे मुतासरीन लोग जो है वो हमारे सामने आ रहे हैं और इसमें बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो सेहतयाब भी हो रहे हैं, लेकिन जो मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो कोरोना के जो नंबर ऑफ़ पेशेंट है वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। आज हमारे साथ बाहरी कानूनदान जावेद इकबाल भट्टी साहब मौजूद हैं। उनसे भी पूछा है, जिस तरह कि आपको पता है कि मुल्क की मईशत इस टाइम तबाह बर्बाद होकर रह गई है, लोग लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में महसूर हैं और बहुत से जो मसाइल जो कि आज तक मुल्क में नहीं थे वो मसाइल जो हैं वो उजागर हो रहे हैं। इसी तरीके से अदलिया भी मुतासर हो रही है क्योंकि अदलिया भी लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर केसेस के समाज है वो बहुत ही कम हो रही है। ये हम जावेद इकबाल भट्टी साहब से ये सारी बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बट साहब ये बताइएगा कि जिस तरह के अभी पूरे मुल्क में बताया जा रहा है कहीं पे जुज़वी लॉकडाउन है, कहीं पे मुकम्मल लॉकडाउन है, तो आप क्या समझते हैं कि लॉकडाउन के जो असरात हैं वो हमें पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं या कि आवाम उस पर जो है वो कोऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और हुकूमत की जो है वो क्या मकासद है, आया कि अपने हुकूमत मकासद हासिल करने में कामयाब हुई है? देखें जी, कोरोना पर काबू पाने के लिए इसके अलावा और कोई चारा नहीं था कि लॉकडाउन लगाया जाता। ठीक है जी, अब लॉकडाउन ज़रूरत है कि कोरोना है वो इस वक्त फैल रहा है, पूरी दुनिया में फैल रहा है। आपने रियलिटी की बात की है तो ये रियलिटी है, ये कोई मफरूज़ा नहीं है कि भाई कोरोना नहीं है या इससे कोई मुतासर नहीं हो रहा। पूरी दुनिया में देख लें, अमेरिका देख लें, स्पेन देख लें, इटली देख लें और चाइना की मिसाल आपके सामने है कि वहाँ पर किस कदर ज़्यादा कोरोना जो है वो फैला था, लेकिन अब उन्होंने चाइना ने जो काम किया है उस पर उन्होंने मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया है और अब तक वो यही एफर्ट्स कर रहे हैं ये कोरोना जो है वो मुकम्मल ख़त्म हो जाए। अब जब तक हम लोग चाइना का जो सेटअप है, चाइना के जो रूल्स रेगुलेशन हैं, जब तक हम उन पर अमल दरामद नहीं करेंगे, मेरे ख्याल में हम कोरोना पर काबू नहीं पा सकेंगे। अब एक और कंट्री है, ईरान है, वहाँ पर जो है तकरीबन 1 लाख के करीब जो है वो पेशेंट्स हैं कोरोना के, लेकिन ईरान ने भी लॉकडाउन लगाकर और बड़ा स्ट्रिक्टली लॉकडाउन लगाया उन्होंने, इतना स्ट्रिक्टली लॉकडाउन उन्होंने लगाया कि अब वहाँ पर आप देखें कि जो डेथ टोल्स हैं वो 6,000 से जो है ना वो इंक्रीज़ नहीं कर सके, उससे नीचे हैं बिल्कुल। अब जर्मनी में देख लें, वहाँ पर 1.5 लाख से ऊपर पेशेंट हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पर जो डेथ टोल्स है वो भी 6,000 तक नहीं पहुँचे। मतलब ये है कि उन लोगों ने लॉकडाउन लगाया है। ठीक है, लॉकडाउन की वजह से जब तक आवाम ख़ुद जो है वो, जब हुकूमत लोग लॉकडाउन लगाती है, जब तक आवाम उसके ऊपर ख़ुद अमल दरामद नहीं करेगी तब तक लॉकडाउन लगाना बिल्कुल फजूल है। अब यहाँ पर हमारे शहरों में जो हमारे वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं अभी लॉकडाउन हमने लगा दिया, इस पर लोगों ने खुद जो है वो अमल दरामद करना है। जब तक आवाम हुकूमत के साथ ताउन नहीं करेगी तब तक इस लॉकडाउन का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर हमारे डॉक्टर साहिबान जो है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है, उन्होंने कहा भाई आप जो है प्लीज़ मेहरबानी करें और लॉकडाउन की पाबंदी करें, बाहर ना घूमें। बिला वजह आप घूम फिर रहे हैं कि आप जब बाहर घूमें फिरेंगे तो हमें मजबूरन जो है कर्फ्यू तक लगाना पड़ सकता है। सही। तो खुदा के लिए हम सबसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि एक लॉकडाउन लगा हुआ है, ये आपकी सेहत के लिए, आपके फ़ायदे के लिए। सब यहाँ पे एक और चीज़ भी है ना कि लॉकडाउन तो लगा हुआ है, गवर्नमेंट अपने जो एहतियाती तदाबीर के हवाले से वो बता भी रही है, आगाही भी फ्राहम कर रही है, लेकिन ये लॉकडाउन की माजरत के साथ हमें समझ नहीं आ रही, ना हमें समझ आ रही है, ना पब्लिक को समझ आ रही है, ना गवर्नमेंट को समझ आ रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर लॉकडाउन है तो इस लॉकडाउन की वजह से जो पब्लिक बाहर नहीं आ रहे तो उनके ऊपर स्ट्रिक्टली जो है उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर इनके ऊपर स्ट्रिक्ट जो है वो क़वानीन इनके ऊपर जो लागू किए जाएंगे और इनके स्ट्रिक्टली इनके ऊपर एक्शन किया जाएगा तो हमारी मईशत जिस तरह की बहुत ज़्यादा तबाह हो चुकी है और मज़ीद तबाह होने का ख़तरा है। क्या कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है कि लॉकडाउन जो है इस पर जब तक अमल दरामद नहीं होता तब तक जो है हमारी मईशत जो है वो बुरी तरह
جو وہ نیچے چلی جائے گی، بہت نیچے گر جائے گی۔ باقی جو ملک ہے امریکہ ہے، وہاں پر آپ نے دیکھیں کہ تقریباً 10 لاکھ جو ہے وہ پیشنٹس ہیں، لیکن وہ چونکہ ان کی اکانومی جو ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے، تو ان کو اس چیز سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ اٹلی ہے، اسپین ہے، یہ جو ملک ہیں، برٹن ہے، اس میں وہ بہت زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے۔ ہم جو ہے اس وقت ترقی پذیر ممالک ہیں، انڈیا، نیپال، سری لنکا، بنگلہ دیش، پاکستان، یہ سارے ترقی پذیر ممالک ہیں۔ یہاں پر اگر لاک ڈاؤن لگتا ہے تو اس کے لیے عوام جو ہے، عوام کو اس میں کوئی شک نہیں، اس میں بے روزگاری بہت زیادہ بڑھے گی، جو ہے ہماری انفلیشن بہت زیادہ ہو جائے گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی جو ہے وہ عزیز ہوتی ہے، تو اسی طرح ہی گورنمنٹ کو بھی اپنی عوام کی زندگی جو ہے وہ عزیز ہے، تو کم از کم عوام کو اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے بھی آپ بلا وجہ گھر سے نکلتے ہیں، اور حکومت کے لیے بھی اور اپنے کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی آپ ایک پریشانیاں کریٹ کرتے ہیں۔ آپ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، کرونا وائرس ایسا کہ جو سانس لینے سے، ہاتھ ملانے سے، آپ گلے ملنے سے کرونا وائرس ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے احتیاط بہت ضروری ہے۔ ہماری عوام ہے، وہاں پر آپ باہر دیکھ لیں کہ عوام ایسے گھوم پھر رہی ہے بلا وجہ بلا مقصد۔ یہ حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر، یہ کوئی مکمل قانون نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن لگا دیا ہے تو یہ قانون بن گیا، قانون نہیں ہے۔ وائلیشن آف 144 اس میں تقریباً اٹریکٹ نہیں ہوتی لاک ڈاؤن کے اوپر۔ 144 جب اٹریکٹ ہوگی تو پھر پولیس کو گرفتاریاں کرنی پڑیں گی، ٹھیک ہے، پولیس گرفتاریاں کرے گی تو اب جیلوں میں بھی یہی صورت حال ہے، وہاں پر بھی کرونا کے مریض ہیں۔ حکومت کے لیے ہر طرف سے مشکلات ہیں۔ اگر حکومت گرفتار کر کے تھانوں میں بند کرتی ہے تو وہاں پر ایک کیس اگر ایک کیس ہوتا ہے تو اسے کئی کیس جو ہے کئی پر سپریڈ ہو جائے گا، کئی جو لوگ ہیں وہ اس میں ملوث ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جو ہے نا، جب تک خود لوگ اپنا احتیاط نہیں کریں گے تب تک آپ جو ہے نا وہ کرونا پر قابو نہیں پا سکتے۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا بٹ صاحب، یہ جس طرح کے آلموسٹ تمام شعبہ جات پہ یہ لاک ڈاؤن کی وجہ جو ہے وہ اثر انداز ہوئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کے جس طرح کے آپ کے روٹین میں جو آپ کے کیسز آ رہے ہوتے تھے، اور جس طرح آپ لوگ سارے لوگ یا وکلاء جو ہیں وہ اپنی جو مشغول ہوتے تھے اپنی ڈیوٹی جو ان کی آفیشیل ڈیوٹی تھی، تو عدلیہ کس حد تک اس وجہ سے جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں؟ ایسے ہوا ہے کہ عدالتیں تو ہماری بند ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس میں جو فریش کیسز ہیں ان کے لیے ڈیوٹی ججز بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں ضمانتیں ہو رہی ہیں، ارجنٹ سٹے میٹر ہے وہ ہو رہا ہے، یا کوئی ریٹ پٹیشن ارجنٹ ہے وہ ہو رہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ تو جو کورٹس ہیں، یا ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے یا نیچے لوئر کورٹس ہیں، انہوں نے فالو کرنا ہے حکومت کو۔ جب حکومت نے لاک ڈاؤن لگانا ہے تو پھر عدلیہ بھی جو ہے نا وہ کورٹس بند رکھے گی، لیکن اگر حکومت جو ہے وہ لاک ڈاؤن ختم کرتی ہے تو عدالتیں بھی ہماری کھل جائیں گی۔ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں 9 تاریخ یعنی کہ 9 مئی تک جو ہے حکومت نے لاک ڈاؤن لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب 9 مئی تک ہماری کورٹس بھی بند ہے، اس کا معیشت کے اوپر بھی اثر پڑ رہا ہے، اس کا سائلان جو ہے ان کے اوپر بھی اثر پڑ رہا ہے، خاص طور پر جو وکلاء صاحبان ہیں ان کے اوپر بھی بہت اثر پڑ رہا ہے۔ جب کورٹس بند ہوگی، وکلاء عدالت میں پیش نہیں ہوں گے تو ان کے مالی مسائل بھی بڑھیں گے، جو ہے ان کے جو گھر کا جو خرچہ چلانا یہ وہ ان کے لیے بہت جو ہے مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جو ہمارے کچھ وکلاء، ہمارے سارے وکلاء بھائی ہمارے تو ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے ہیں، بات کچھ قسمت کی بھی ہوتی ہے، کچھ وکلاء کے پاس اچھے پیسے موجود ہیں اور کچھ جو ہے وہ ادھر سے ادھر سے وہ سروائیو کر لیتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ ادھر سے آتے ہیں، تازہ کوئی ان کے پاس آتا ہے تو وہ کر لیتے ہیں، وہ یعنی تو یہ ان کے لیے وہ متاثر ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ہماری بار جو ہے اس نے بڑا اچھا اقدام اٹھایا ہے، پنجاب بار نے، لاہور بار نے بڑا اچھا اقدام اٹھایا، انہوں نے جو ہے وہ وکلاء کی فلاح کے لیے، ان کی امداد کے لیے انہوں نے ایک فنڈ قائم کیا ہے، اس فنڈ میں سے جو مستحق وکلاء ہیں ان کو وہ مطلب دے رہے ہیں اپنی طرف سے، ان کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا بٹ صاحب، مجھے یہ ایک جملہ جو پولیس کے لیے بھی کچھ کہیں، جو فرنٹ لائن پہ جو ہے وہ اس وائرس کی وجہ سے وہ جو فرنٹ لائن پہ کھیل رہے ہیں، پولیس ہیں، ڈاکٹرز ہیں، صحافی ہیں، جو بالکل ڈائریکٹ مطلب وہ سارے اس کو فرنٹ لائن پہ ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں گے فرنٹ لائن پر اس وقت ڈاکٹرز ہیں، ٹھیک ہے جی، فرنٹ لائن پر اس وقت تمام پولیس والے ہیں، پولیس والے بھی ہمارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے اپنی قربانیاں دے رہے ہیں۔ اب دیکھیں جیسے کچھ دن پہلے رائے ونڈ کے SHO صاحب ہیں، ان کو کرونا وائرس ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ سب کو پتہ ہے کہ وہاں پر چونکہ تبلیغی جماعت
वहाँ पर थी, उनके काफ़ी लोग थे, तो वो अपनी ड्यूटी उन्हें मुकम्मल की है। तो सारे जो पुलिस वाले हैं, सारे जितने भी हैं, वो सारे फ्रंट लाइन पर हैं, वो हमारे काबिल एहतराम है, हम उनको सलूट पेश करते हैं। ऐसे ही डॉक्टर साहबान हैं, हमारे भाई हैं, हमें खुशी है कि वो अपने मतलब लोगों की और अपनी कौम की जानें बचा रहे हैं। तो अल्लाह मियाँ अजर उनको ज़रूर देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो हमारी दुआएं हैं उनके लिए कि अल्लाह मियाँ उनको और हौसला हिम्मत। शुक्रिया। भट्टी साहब ने ज़बरदस्त बातें की जो कि हमारे लिए इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है उसके लिए हमारे लिए एक समझ लें कि एक मशाल राह की हैसियत रखती हैं। नाज़रीन, पुराने ज़माने की बात है कि एक बादशाह ने 3 वज़रा थे, उनको सामने बुलाया। उसने एक 100 फुट सड़क बनवाने के लिए कहा जो कि तैयार हो चुकी थी। तो बादशाह ने अपने वज़रा को कहा कि ये जो 3 वज़रा जो मेरे पास बैठे हुए हैं, आप लोग इस सड़क का 1 बाय 1 करके इसका मुआयना करें कि ये सड़क जो है वो तामीर हुई है और इसमें किसी किस्म की कोई कबाहत तो नहीं है। पहला वज़ीर गया, जाके सड़क देख कर आया। वापसी पर बादशाह ने उससे पूछा कि हाँ जी, आपने क्या देखा? उसने कहा कि बादशाह सलामत, सड़क बिल्कुल बेहतरीन है, ज़बरदस्त सड़क है, लेकिन कॉर्नर पे एक कोने में कचरा पड़ा हुआ था। अगर वो कचरा वहाँ से उठा लिया जाए तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। बादशाह सलामत ने कहा गुड। दूसरे को भेजा गया, दूसरे ने भी यही कहा कि एक कोने में कचरा पड़ा हो, अगर उसको उठा लिया जाए तो ये सड़क जो है वो बेहतरीन हो सकती है और इसके ऊपर 4 चाँद लग सकती हैं। तीसरे वज़ीर की जब बारी आई, तीसरा वज़ीर आया, तो जब वो आया तो उसको सांस चढ़ा हुआ था, वो हाँफता आया। बादशाह सलामत ने उससे पूछा कि आपने सड़क को देखा, उसका मुआयना किया, तो आपने क्या ऑब्ज़र्व किया? तो उसके हाथ में एक थैला भी था। तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, मैंने सड़क को देखा, सड़क बेहतरीन थी, ज़बरदस्त थी, कॉर्नर में एक कचरा पड़ा हुआ था, मैंने उसको साफ़ कर दिया और वहाँ पे एक थैला मौजूद था। वो थैला भी मैंने समझा कि शायद किसी का है, तो इसलिए सल्तनत की तहवील में इसको दे दिया जाए, बादशाह की तहवील में दे दिया जाए कि ये थैला महफूज जिस शख्स का भी है उस तक पहुँच जाए। तो बादशाह सलामत ने कहा कि ये जो कचरा है वो मैंने ही पिंगवाया था और वहाँ पे जो थैला रखा था वो मैंने आप में से तीनों वज़रा में से एक के लिए रखा था कि जो मुझे इस बात का आगाही देगा कि जो काम वहाँ पे करने वाला था किसी पर डाल कर नहीं आए। तो मिन हैसुल कौम हमारा ये जो तर्ज़ अमल वो यही हो चुका है कि हम एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के गले हर चीज़ डालने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हम अगर इसमें इनफरादी तौर पे, इज्तमाई तौर पे हर तरीक़े से अगर हम ख़ुद इन्वॉल्व हो जाएं और ख़ुद ये सारे काम करने शुरू कर दें तो किसी हद तक इस मुआशरे में जो बिगाड़ की जो सूरत हाल बनी हुई है, जो मुआशरा जो है इसमें जो नासूर फैले हुए हैं, उससे हम काफ़ी हद तक हमें बचा जा सकता है। अपने मेज़बान सैयद अबू ज़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।